हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक इन द क्लास। हम लास्ट वीडियो से स्टडी करते आ रहे थे बेटा क्लाइमेट, एनवायरनमेंट एंड वेदर के बारे में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैबिटेट, माइक्रो हैबिटेट एंड निशे के बारे में। ठीक है, आपको मैंने वेदर और क्लाइमेट के बारे में बताया कि एक पर्टिकुलर जगह पे एक टेम्परेरी टाइम की एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, दैट इज नॉन एज वेदर, और एक काफ़ी लंबे टाइम तक एक वेदर का एवरेज निकाला जाए, दैट इज नॉन एज क्लाइमेट। वेदर चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम, लेकिन क्लाइमेट है मोर और लेस सिमिलर ही मिलता है। ठीक है, फिर हमने माइक्रो क्लाइमेट के बारे में भी डिस्कस किया है कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर एक स्मॉल एरिया का क्लाइमेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है उसके सराउंडिंग से, जिसको हमने माइक्रो क्लाइमेट नाम दिया। ये तो बात थी एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में कि वेदर और क्लाइमेट। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या होता है बेटा? हैबिटेट इज लाइक ऑफ होम। जैसे कि मान लो अगर हम अपने हैबिटेट की बात करते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, उस एरिया को हम क्या नाम देते हैं? वो हमारा हैबिटेट होता है। लेकिन हम एग्जैक्टली बायोलॉजिकल टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे? हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज द लोकेलिटी अलोंग विद द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, ठीक है, ऑफ दैट स्पेसिफिक जोन और दैट स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है ना, क्या समझ में आई? कि एक ऐसे एरिया जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उस एरिया की बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस कैसी हैं और बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स का इंटरेक्शन कैसा है, उस एरिया को हम क्या नाम देते हैं? हैबिटेट नाम देते हैं। सपोज करो कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, तो उनका वाटर क्या हो गया? हैबिटेट हो गया। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो लैंड के ऊपर रहते हैं, तो लैंड उनका हैबिटेट हो गया। इसी अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि हमने हैबिटेट के बिहाफ पे ऑर्गेनिजम्स को एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल, ये सब हम डिफाइन करते हैं कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो वाटर में रहते हैं। अब बात आती है बेटा माइक्रो हैबिटेट की। अगर मैं पोंड की भी बात करती हूँ, तो पोंड के अंदर भी अलग अलग रीजन होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पोंड की बॉटम पे रहते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पोंड के वाटर के सरफेस पे रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पोंड के इंटरटाइडल जोन पे रहते हैं, मतलब उसके किनारों पे, उसके बैंक के ऊपर रहते हैं, और कुछ उसके अंदर फ्रीली स्विम करते हैं। तो इस तरीके से एक हैबिटेट के अंदर भी जो स्पेसिफिक रीजन है, स्पेसिफिक प्लेस है विच इज ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज माइक्रो हैबिटेट। ठीक है, अब सरफेस पे और बॉटम में रहने वाले दोनों ऑर्गेनिजम्स का क्या हो गया? अपना अपना हैबिट, माइक्रो हैबिटेट हो गया। ठीक है, अब बात आती है निशे की। निशे का मतलब क्या होता है? वो पर्टिकुलर जोन, वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ तक एक ऑर्गेनिज्म रिस्ट्रिक्टेड है और वहाँ की जितने भी एनवायरमेंटल कंडीशन है उनको वो टॉलरेट कर रहा है और उनके साथ में वो इंटरेक्ट कर रहा है, दैट एरिया इज नोन एज निशे। हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मैं आपको जनरल सी टर्म में बताऊँ एक नॉर्मल एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, हम सब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के हैं, या फिर हम अपना खुद का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आप लोग अपना खुद का एग्जाम्पल ले लें कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका क्या है? वो आपका हैबिटेट है। ठीक है, उस हैबिटेट के अंदर आपका अपना एक माइक्रो हैबिटेट है, आपका अपना एक रूम है, वो आपका क्या हुआ? वो एक अपना माइक्रो हैबिटेट हुआ। अब वहाँ पे बैठ के, अब उस रूम के अंदर भी आपका अपना एक स्पेसिफिक क्या है? एक बेड है जिसके ऊपर आप बैठे हैं, जिसके ऊपर आप रह रहे हैं, वहाँ पे आप स्टडी भी कर रहे हैं, उसके आसपास में चेयर है जहाँ पे बैठ के आप खाना भी खा रहे हैं। वो सारी एक्टिविटीज जिस एरिया में आप कैरी आउट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स निशे। तो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो रेजिडेंशियल एरिया है, कुछ साइंटिस्ट ने कही थी ये बात कि हैबिटेट इज लाइक द रेजिडेंशियल एरिया एंड निशे इज लाइक द प्रोफेशनल एरिया। अब क्या होता है कि कोई भी दो ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं हो सकते हैं बेटे कि जिनका हैबिटेट भी सेम हो और जिनका निशे भी सेम हो। अगर मैं ये कहूँ कि भाई मान लो एक क्लासरूम के अंदर, एक क्लासरूम हम सब लोगों का, एक स्कूल हम सब लोगों का हैबिटेट है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, रह तो नहीं रहे, क्या वो हमारा एक प्रोफेशनल एरिया है, तुम लोगों का एक एजुकेशनल एरिया है, लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं, उसके अंदर एक स्पेसिफिक क्लास है, वो आप लोगों का माइक्रो हैबिटेट मान लीजिए, और उसके अंदर आप सब लोगों की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक बेंच है जहाँ पे आप बैठते हैं, तो वो आपका निशे हो गया। जो एक्चुअली स्पेस एक माइक्रो हैबिटेट में द एक्चुअल स्पेस विच इज ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज निशे। क्या कोई दो ऑर्गेनिज्म एक सेम निशे को ऑक्युपाई कर सकते हैं कि एक उसी बेंच की उसी जगह के ऊपर कोई दो ऑर्गेनिज्म बैठ सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है कि जो आपकी स्पेस है वो आपकी है, उसके साथ में जो दूसरा स्टूडेंट बैठा है वो उसका स्पेस है। अगर एक ही स्पेस के ऊपर दो स्टूडेंट बैठने के लिए दावेदार हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात उनके बीच में कंपटीशन होता है, और जो विनर रहता है वो उसके ऊपर बैठ जाता है उस जगह पे।
तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो इंडिविजुअल, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म, कोई भी दो स्पीशीज एक सेम हैबिटेट के अंदर सेम निशे को ऑक्युपाई नहीं कर सकती हैं। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली उन दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होगा और जो सुपीरियर स्पीशीज है वो इंफीरियर स्पीशीज को एलिमिनेट कर देती है। एंड दिस प्रिंसिपल इज नॉन एज गॉस प्रिंसिपल। ये गॉस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ऑफ द स्पीशीज या गॉस प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कि दो स्पीशीज के बीच में सेम निशे को ऑक्युपाई करने की वजह से कंपटीशन हुआ और उसमें एक सुपीरियर स्पीशीज ने इंफीरियर स्पीशीज को एलिमिनेट कर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें मैं आपको दो एग्जाम्पल बताऊंगी, पैरामीशियम का और ट्राइगोनियम का, कि एक स्पीशीज ने दूसरी स्पीशीज को कैसे एलिमिनेट कर दिया। कई बार क्या होता है बेटा, ये माना जाता है कि सेम हैबिटेट के अंदर दो स्पीशीज है वो एक साथ रह रहे विदाउट एनी कंपटीशन। ऐसा किस लिए पॉसिबल हो, अगर दोनों अपने अपने निशे को अलग अलग कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सेम निशे को दो स्पीशीज कब ऑक्युपाई कर सकती हैं, अगर उनका हैबिटेट डिफरेंट हो। या तो हैबिटेट अलग होना चाहिए या निशे अलग होना चाहिए। दोनों चीजें सेम होंगी तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में कंपटीशन होगा। तो हम नाउ डिफाइन करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हैबिटेट। हम हैबिटेट की डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? इट इज द एरिया along with the sum of बायोटिक एंड एबायोटिक, मतलब एक एरिया में जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के सम के साथ में उस एरिया की कंडीशंस कैसी हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है। इट इज द एरिया अलोंग विद द सम ऑफ बायोटिक एंड abiotic factor in that specific area where an organism reside or lives। जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है उस जगह की एरिया, वो एरिया और उसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर सबका टोटल सम को हम क्या नाम देंगे, हैबिटेट नाम देंगे। ठीक है बेटा, एक लार्ज एरिया जिसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं वो भी एक हैबिटेट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, पॉन्ड एक हैबिटेट है, फॉरेस्ट एक हैबिटेट है, डेजर्ट एक हैबिटेट है, ग्रासलैंड एक हैबिटेट है। इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज मिल रही हैं। बहुत सारी स्पीसीज पॉन्ड में मिलती हैं, बहुत सारी स्पीसीज फॉरेस्ट में मिलती हैं, बहुत सारी डेजर्ट में मिल रही है, बहुत सारी ग्रासलैंड में मिल रही है। तो ऑल ऑफ दीज आर हैबिट। और बेटा हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो एडेप्टेशन आते हैं, दे ऑल आर अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक हैं, उन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एडेप्टेशन होंगे दे आर डिफरेंट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। उनके एडेप्टेशन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। भाई जो ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहते हैं उनकी बॉडी में कुछ और मॉडिफिकेशन होंगे और जो वाटर में रह रहे हैं उनके अंदर कुछ और मॉडिफिकेशन होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म में जो एडेप्टेशन आते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। ठीक है, और हर ऑर्गेनिज्म अपने अकॉर्डिंग, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है किस टाइप के स्पेसिफिक हैबिटेट में वो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, व्हाट इज माइक्रो हैबिटेट। माइक्रो हैबिटेट क्या होते हैं, तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा कि हैबिटेट के अंदर स्पेसिफिक अलग अलग जोन बने रहें जहाँ पे उनके स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिज्म रहे, उसको हम कहते हैं माइक्रो हैबिटेट। तो कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द सब डिवीजन ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट के ही सब डिवीजन जिसके अंदर उनके अपने खुद के टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। सब डिवीजन ऑफ हैबिटेट विच हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ कंडीशंस एंड ऑर्गेनिज्म।
which has its own distinct types of conditions and organism, जिसमें उसके अपने खुद के अलग से ही कंडीशंस होती हैं और अलग ही उनके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अपने एरिया के दूसरे एरिया के कंडीशन से और ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होंगे। उस सब डिवीजन ऑफ हैबिटेट को हम क्या नाम देंगे? माइक्रो हैबिटेट। फॉर एग्जांपल कि एक पॉन्ड के अंदर ही एक मडी बॉटम ऑफ पॉन्ड एंड सरफेस वाटर ऑफ पॉन्ड। अब कहने के नाम पे इनकी हैबिटेट तो सेम है पॉन्ड, लेकिन पॉन्ड के अंदर भी एरिया बन गए। एक तो उसकी मडी बॉटम, उसमें कुछ और ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, और एक उसका सरफेस, उसके ऊपर कुछ और ऑर्गेनिज्म है। तो दीज आर द माइक्रो हैबिटेट। ठीक है, माइक्रो हैबिटेट और हैबिटेट को स्टडी करने के बाद हम थर्ड टर्म डिस्कस करेंगे, निशे। व्हाट इज निशे? तो बेटा निशे से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम से सुनेंगे। इट इज दैट, तो नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे बेटा निशे को। निशे इज दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द हैबिटेट विच इज एक्चुअली ऑक्युपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म and the conditions which it can tolerate and also utilize the resources, और एक स्पेसिफिक फंक्शनल रोल प्ले करे एक इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। उस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? हैबिटेट। मतलब हम एक्चुअली मान लो सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पे खड़ी होकर मैं यहाँ के एयर को, यहाँ के टेम्परेचर को, यहाँ के कंडीशंस को टॉलरेट भी कर रही हूँ और अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन भी कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, ये मेरा अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। या फिर मैं यहाँ पे खड़ी होकर, कार्बन डाइऑक्साइड है वो जैसे रेस्पायर करते तो रिलीज होती है, तो वो एक एनवायरनमेंट के अंदर मेरा एक इकोलॉजिकल फंक्शनल रोल भी हो रहा है। यहाँ के कंडीशंस को मैं टॉलरेट भी कर रही हूँ, यहाँ पे जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको मैं यूटिलाइज भी कर रही हूँ। तो वो पार्ट क्या, स्पेसिफिक पार्ट क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज निशे। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? It is that specific part of habitat which is actually occupied by the organism and the conditions that it tolerate, also utilize the natural resource and play a functional इकोलॉजिकल रोल। उस जगह को हमने क्या नाम दिया है? निशे नाम दिया है। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये हैबिटेट का वो पार्ट है, कौन सा पार्ट? जहाँ पे एक्चुअली एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है। अभी प्रेजेंटली तुम कहाँ बैठे हो, मैं प्रेजेंटली कहाँ खड़ी हूँ, वो एरिया हमारा क्या कहलाया है? निशे। और उस एरिया में क्या हो रहा है कि उस एरिया की कंडीशंस को हम टॉलरेट भी कर रहे हैं, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज भी कर रहे हैं और अपना एक फंक्शनल रोल भी प्ले कर रहे हैं। दैट पार्ट इज नॉन एज इकोलॉजिकल निशे। ठीक है, कोई भी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं हो सकते कि वो एक सेम हैबिटेट के अंदर सेम निशे को ऑक्युपाई कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा होने से उनके बीच में क्या हो जाता है? अभी कंपटीशन स्टार्ट होगा। अब निशे की मैं दो आपको पॉइंट्स बताती हूँ। एक तो होता है फंडामेंटल निशे और एक होता है रियलाइज्ड निशे। अगर मान लो सपोज करो कि आप सब लोग नीट एस्पिरेंट हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर नीट के दावेदार सिर्फ और सिर्फ आप अकेले ही हो तो क्या कोई कंपटीशन रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपके जितने भी मार्क्स आए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ कंपटीटर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है? उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा और आपकी जो अपने आप को एक्सप्रेस करने की पावर है
वो भी क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। खैर वो तो एक उल्टा यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। तो ये कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन हम रहने की बात करते हैं, सपोज करो कि हमारा एक घर है, उस घर के अंदर हम 4 मेंबर रहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हर एक आदमी को बड़ा बड़ा स्पेस मिला हुआ है रहने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो वहाँ पे 4 मेंबर और इंक्लूड कर दिए जाएं तो हर किसी का रहने का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, बिकॉज और लोगों को भी एडजस्ट करना है, ठीक है ना। तो वो ये वाला जो निश्चय है, मतलब किसी की एब्सेंस में जब कोई दूसरी कंपिटिटिव स्पीसीज नहीं है तो हमारा जो स्पेस होता है वो बढ़ जाता है, अपना इकोलॉजिकल रोल प्ले करने का भी और उस स्पेस को, उस हैबिटेट को यूटिलाइज करने का भी। दिस इज नॉन एज फंडामेंटल निशे। लेकिन जैसे कोई कंपिटिटिव स्पीसीज आती है, हमारा फंडामेंटल निशे वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और हमारा निशे छोटा हो जाता है। दिस इज नॉन एज रियलाइज्ड निशे। उसको हम क्या नाम देंगे, रियलाइज्ड निशे। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटे फंडामेंटल निशे को? तो फंडामेंटल निशे इज द मैक्सिमम मल्टी डायमेंशनल निशे that an organism use when no competitive species present। जब कोई दूसरी competitive species present नहीं है तो उसकी absence में कितना मल्टी डायमेंशनल निशे वो यूज कर रहा है। और रियलाइज क्या होता है, ड्यू टू competition with other species, fundamental niche get contract and it is called realized niche। और उसको हम क्या नाम देंगे, रियलाइज्ड निशे नाम देते हैं कि कंपिटिटिव स्पीसीज के आने की वजह से उसका निशे वो कम हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक इकोलॉजिकल निशे होता है। एक ऑर्गेनिज्म अपने एक स्पेसिफिक जगह को ऑक्युपाई कर रहा है और 2 ऑर्गेनिज्म सेम निशे को ऑक्युपाई नहीं कर सकते। तो हम कैसे कहते हैं कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज इट्स स्पेसिफिक इकोलॉजिकल निशे। हर स्पीसीज का अपना एक इकोलॉजिकल निशे होता है। और जब एक से ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट हो जाए, देखेंगे व्हेन 2 species present in the same ecological niche, तो क्या होगा, 1 species will competitively exclude the या eliminate the other species। और competitively दूसरी species को क्या कर देगी, eliminate कर देगी। and this is known as Gauss principle of competitive exclusion। इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज नॉन एज गॉस प्रिंसिपल ऑफ कंपिटिटिव एक्सक्लूजन। इसको डिफाइन करना आता है कि व्हाट इज गॉस प्रिंसिपल ऑफ कंपिटिटिव एक्सक्लूजन, कि when 2 species occupy the same ecological niche then 1 species will competitively exclude by the other one। ठीक है, जो एक्सक्लूड करेगी वो तो सुपीरियर और जो हो जाएगी वो इंफीरियर। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल देते हैं, एक पैरामीशियम ओरेलिया नाम की स्पीसीज है, वो पैरामीशियम कोडेटम को एलिमिनेट कर देती है। पैरामीशियम ओरेलिया एलिमिनेट द पैरामीशियम कोडेटम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आता है बेटा इसके अंदर, ट्राइबोलियम कंफ्यूजन है, वो एलिमिनेट कर देती है ट्राइबोलियम कैस्टेलियम को। एक स्पीसीज और आती है ट्राइबोलियम कंफ्यूजन है,
दैट विल एलिमिनेट ट्राइबोलियम की दूसरी स्पीशीज है कैस्टेनियम, ठीक है, कैस्टेनियम, इसको वो एलिमिनेट कर देगी। तो यहाँ पे ये दो स्पीशीज थी, ये सेम इकोलॉजिकल निशे के अंदर आ गई थी, लेकिन क्या हुआ, इसको हम एक दूसरी को एलिमिनेट कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है बेटा कि बहुत सारी स्पीशीज हैं वो सेम इकोलॉजिकल निशे को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। क्यों कर लेती हैं? क्योंकि उनकी रहने की जगह अलग अलग होती है, तो भले वो खाने के लिए एक जगह पे आ जाए। अगर दो स्पीशीज विच हैव सेम, जिनका सेम हैबिटेट है लेकिन डिफरेंट निशे है, तो भी वो सरवाइव कर जाएंगी। जिनका डिफरेंट हैबिटेट है और सेम निशे है तो भी वो सरवाइव कर जाएंगी। लेकिन अगर किसी का सेम हैबिटेट और सेम निशे होगा तो डेफिनेटली उनके बीच में कंफ्यूजन क्या होगा, कंपटीशन होगा, और कोई भी एक स्पीशीज दूसरी वाले को एलिमिनेट कर देगी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ जिनमें या तो उनका हैबिटेट डिफरेंट है या फिर उनका निशे डिफरेंट है, इस वजह से वो दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ में इजिली सर्वाइव कर पाए। देखो इनमें से क्या बेटा, एक एग्जाम्पल है जेंट वाटर बग और जेंट वाटर बोटमैन। ये दोनों ही कहाँ पे रहते हैं, ये पॉन्ड की बैंक के ऊपर रहते हैं, शैलो वाटर ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड। दे बोथ लिव्स ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड विदाउट एनी कंपटीशन। बहुत ईजिली रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इन दोनों का निशे डिफरेंट है। बोथ आर सर्वाइव एट द बैंक ऑफ द पॉन्ड विदाउट कंपटीशन बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट निशे, क्योंकि दोनों का निशे डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो वाटर बोटमैन होता है दैट इज ए सिक्वेंजर, और जो वाटर बग है वो सिक्वेंजर है, और वाटर बोटमैन है दैट इज ए प्रीडेटर। तो इनका जो हैबिट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो हैबिटेट अगर सेम भी है तो इनके बीच में कंपटीशन नहीं होता है। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल आता है बेटा, मिलीपीड्स की 7 स्पीसीज हैं जो ओक के फॉरेस्ट के फ्लोर पे रहती हैं, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर फीड करते हैं, इसलिए उनमें कोई कंपटीशन नहीं। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है 7 स्पीसीज ऑफ मिलीपीड्स फाउंड इन द फ्लोर ऑफ ओक फॉरेस्ट एंड दे लिव्स विदाउट एनी कंपटीशन। इनमें कोई कंपटीशन नहीं होता, इजिली सर्वाइव करती हैं बिकॉज दे फीड ऑन डिफरेंट लेयर ऑफ लीटर। लीटर क्या होता है? जो प्लांट से फॉल डाउन चीज होती है तो जो डिकम्पोज होनी है तो इनको हम लीटर कहते हैं। फिर बोल क्या हो, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या बताया कि ये वाली स्पीसीज दोनों एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जिनमें हैबिटेट सेम है लेकिन निशे डिफरेंट है, इस वजह से वो इसलिए एक दूसरे के साथ में सर्वाइव कर रही है। कोई भी ऐसी स्पीसीज जिनका सेम हैबिटेट और सेम निशे हो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। इसके बाद बेटा एक छोटी सी टर्म और आती है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। मैंने अभी आपको जो पहले एग्जाम्पल बताए थे उनमें क्या था, निशे डिफरेंट था बट हैबिटेट क्या था, सेम था। लेकिन ऐसी दो स्पीसीज विच हैव डिफरेंट हैबिटेट बट हैविंग द सेम इकोलॉजिकल निशे, दे आर नोन एज इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। कैसे कहते हैं? The two species which have different habitat, जिनका हैबिटेट डिफरेंट है बट हैविंग सेम निशे आर नोन एज इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। इसका एग्जाम्पल क्या आता बेटा? कैट एंड आउल। ठीक है, इनमें से जो कैट और आउल है वो दोनों ही फीड पे और श्रू पे बोथ फीड ऑन द, किस पे फीड करते हैं? रैट एंड श्रू। लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं। कैट तो हमारे हाउस होल्ड वाले एरिया में देखने को मिलती है और आउल फॉरेस्ट में बाहर देखने को मिलता है, तो इस वजह से भी इनमें कोई कंपटीशन नहीं होता, वो सेम निशे को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। निशे मतलब वो एक्चुअली क्या अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है कि उनका काम क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो खाने की जो हैबिट्स हैं वो उनकी सेम होते हुए भी उनमें कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि उनकी रहने की जगह क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना, तो इस वजह से देखो एग्जैक्टली अगर हम बताएं तो हैबिटेट है उसको हम एक टाइप से रेजिडेंशियल एरिया मान लेते हैं, और जो निशे है उसको हम एक टाइप से प्रोफेशनल एरिया मान लेते हैं।
अगर इनका कोई भी एक चीज़ डिफरेंट है तो वो एक दूसरे के साथ में बिना कंपटीशन के रह सकती हैं। इसके बाद हम बेटा नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बायोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एनवायरनमेंट के फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये दोनों वीडियो स्टडी कर लें जो आज मैंने आपको सेंड किए हैं और दोनों की दोनों वीडियो की प्रॉपर नोट्स बना लें। ओके बेटा, थैंक यू।